आरएसएस की फंडिंग को लेकर के अब शिकंजा कसने जा रहा है और आरएसएस की फंडिंग को लेकर के सीधा सवाल पूछ लिया। 100 साल हो गए हैं आरएसएस के और 100 साल पूरे होने पर भी आरएसएस ने अभी तक इस देश में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जो आरएसएस अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को मानता है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्वयंसेवक संघ मानता है, वो आरएसएस क्यों आखिरकार ना किसी भी ट्रस्ट के तहत, ना किसी कंपनी के तहत, ना किसी सोसाइटी के तहत रजिस्टर है। और अब इसी को लेकर के कांग्रेस के कर्नाटका के गृह मंत्री उन्होंने मोहन भागवत को लेटर लिख दिया। 2 पन्नों का लेटर लिखा और उसमें कहा कि भागवत जी, ये क्या चल रहा है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे 100 साल पूरे हो गए हैं, हमारी इतनी 1000 शाखाएं हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आप अपने टैक्स का हिसाब क्यों नहीं देते हैं? आपकी फंडिंग कैसे हो रही है, कहां से हो रही है, कितनी होती है, कैसे होती है, इसका हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिरकार जब देश के अंदर एक ठेले वाले का भी रजिस्ट्रेशन होता है, एक ई रिक्शा अगर कोई आदमी चलाता है, ई रिक्शा वाले का भी रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन आरएसएस देश की सबसे बड़ी अपने आप में स्वयंसेवक चलाने वाली, अब मैं उसे कंपनी कहूं क्या कहूं, क्योंकि वो तो अपने आप को कुछ मानते ही नहीं है। अब संस्था भी है तो किस संस्था के तहत और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन है, क्या है आखिरकार? यही सवाल जो है वो प्रियांक खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री हैं, और उन्होंने, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये 2 पन्ने का लेटर लिख दिया और लेटर लिख करके कहा कि भाई जब ठेले वाले को भी पंजीकरण कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो आरएसएस को छूट क्यों मिली हुई है? ये उनकी तरफ से कहा गया और इस पर मोहन भागवत का जवाब भी आया है। और मोहन भागवत क्या कह रहे हैं आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मतलब इस देश में आप हर तरीके से टैक्स के दायरे में आएंगे। इस देश में टैक्स जो नरेंद्र मोदी साहब ने जीएसटी के तहत नया टैक्स सिस्टम लेकर के आया, तो उसको आधी रात को सेलिब्रेट करवाया, लेकिन भाई आरएसएस से टैक्स क्यों नहीं है, यह सवाल उठ रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिख करके संगठन की कानूनी स्थिति, पंजीकरण, फंडिंग के सोर्स, आय और व्यय, यानी खर्चा कितना है, आमदनी कितनी है, और जवाबदेही से जुड़े हुए कई सवाल पूछे। और इसके जवाब में मोहन भागवत ने सरकार के रुख को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पिछले 100 वर्षों से किसी भी सरकार ने इस तरह की मांग नहीं की। तो मतलब जो कभी नहीं हुआ, अब मोदी जी तो यही करते हैं, जिस देश में कोई नहीं गया उस देश में मोदी जी चले जाते हैं। फिर मोदी जी कहते हैं मैं तो अंग्रेजों के कानून को खत्म कर रहा हूं। मोदी जी कहते हैं मैं वो काम कर रहा हूं जिस काम को किसी सरकार ने आज तक नहीं किया, जिस काम को बार बार सरकारों ने टाल दिया, वो काम मुझे करना पड़ रहा है। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं। तो मोहन भागवत साहब ये क्यों नहीं कहते हैं कि भाई हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या क्यों नहीं करवाएंगे, या उनको भारत सरकार की तरफ से कौन सी स्पेशल छूट मिली हुई है कि जिसके तहत उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहिए? केवल ये जवाब देना कि ये पूछना कि आरएसएस की फंडिंग कहां से हो रही है, आरएसएस कितना कमाती है, खर्चा कितना करती है, उसका टैक्स सिस्टम कैसे जो है वो काम करता है, वो कैसे टैक्स भरती है या नहीं भरती है, या उसकी कितनी शाखाएं हैं और उन शाखाओं का खर्चा कैसे चल रहा है, ये सवाल पूछना क्या राजनीति है? आम आदमी से, हर आदमी से सरकार सवाल पूछती है, कितना कमा रहे हो बाबू, कितना खर्च कर रहे हो बाबू। हर आदमी से हर तरीके से सवाल जवाब होते हैं, लेकिन आरएसएस से नहीं साहब। और इसी को लेकर के अब कांग्रेस मुखर हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर इसका जवाब नहीं आया तो कांग्रेस की सरकार इतनी हिम्मत दिखाएगी कि वो आरएसएस को बैन कर दे? याद करिए, चुनाव से पहले आरएसएस, कांग्रेस की सरकार बनने से पहले कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि बजरंग दल को बैन करेंगे। यह कांग्रेस का वादा था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और बजरंग दल को बैन करेंगे
नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ी चतुराई से बजरंग दल को बजरंग बली बना दिया था कि भाई ये तो बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बजरंग दल था वो। लेकिन खैर इन्होंने बजरंग बली बना दिया साहब ने, अब क्या कहा जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब आरएसएस को लेकर के 100 साल पूरे होने को लेकर के अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं प्रचारक हूं, तो जब देश का प्रधानमंत्री प्रचारक है तब तो कम से कम उस कंपनी को रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन खैर अभी भी नहीं। प्रियांक खड़गे ने कहा कि आरएसएस का कर्नाटक में व्यापक नेटवर्क है और इतनी बड़ी संस्था कानूनी निगरानी और सार्वजनिक जवाबदेही से बाहर नहीं रह सकती। उन्होंने लिखा कि संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संगठन, चाहे वह कितना भी पुराना या बड़ा या प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून और सार्वजनिक जांच से ऊपर नहीं हो सकता है। हर संस्था, हर संगठन को कानून के दायरे में काम करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई हम कर्नाटका की ही स्पेशल बात कर रहे हैं क्योंकि मैं कर्नाटका का गृह मंत्री हूं, और कर्नाटका के गृह मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। कल को अगर कहीं पर दंगे भड़क जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं, तो कानूनी व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं के कंधों पर है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी संगठन हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, कुछ भी हो चाहे, उसको कम से कम कानूनी निगरानी के दायरे में अपने आप को तो लाना ही पड़ेगा ना। वो कानून से ऊपर तो नहीं हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि आरएसएस ने अपने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि कर्नाटक में संगठन की यानी आरएसएस की 4127 दैनिक शाखाएं हैं, 1389 वीकली मीटिंग्स होती हैं, 60 मासिक मंडलियां वो संचालित हो रही हैं। इसके अलावा संघ ने राज्य भर में 2194 सम्मेलन, 500 से अधिक पथ संचालन आयोजित किए हैं। उनका कहना है कि इतनी व्यापक गतिविधियों को निजी या अनौपचारिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता है। मतलब आरएसएस को पुलिस चाहिए, व्यवस्था चाहिए, सारी चीजें चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर कोई बड़ी बैठक हो रही है आरएसएस की, कोई मीटिंग हो रही है, सारी पुलिस लग जाती है उसके लिए, और वो खुद जो है वो मांग करते हैं कि भाई हमारी रैली है या हमारा कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो इसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। मतलब आपको सरकारी सब कुछ चीज चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब आरएसएस प्रमुख अब कहीं पर जाते हैं बीजेपी राज्य में, तो मुख्यमंत्री आते हैं उनका स्वागत करने के लिए। ये भी अपने आप में अजीब है कि भाई मुख्यमंत्री आरएसएस प्रमुख का किस प्रोटोकॉल के तहत स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, या कोई मंत्री अगर भेजते हैं तो वो किस प्रोटोकॉल के तहत भेजते हैं। मोहन भागवत आखिरकार कौन है? क्या मोहन भागवत सांसद हैं, विधायक हैं, किसी संवैधानिक पद पर हैं, जज हैं, डीएम हैं, क्या है वो? कोई नहीं है। एक संगठन है जो रजिस्टर नहीं है, उस संगठन के प्रमुख है, सर्वे सर्वा है, और उस संगठन में चुनाव होते हैं, क्या होता है, किस तरीके से बने वो, ये भी कुछ नहीं है। और उस संगठन में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। खैर उन सारी चीज़ों पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे वो कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। गृह मंत्री ने लेटर में सवाल उठाया कि कोई संगठन नियमित रूप से सार्वजनिक कार्यक्रम, गणवेशधारी पथ संचलन, सामाजिक अभियान और बड़े पैमाने पर जनसंपर्क गतिविधियां चलाता है तो उसकी कानूनी स्थिति, वित्तीय पारदर्शिता और सार्वजनिक व्यवस्था और कानूनों के अनुरूप अनुपालना को लेकर के स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरएसएस से अपनी संगठनात्मक संरचना, पदाधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों और दान तथा अन्य आय के स्रोत का सार्वजनिक खुलासा करने को कहा है। आरएसएस के पास में कितनी संपत्तियां हैं और कितना टैक्स देते हैं। मतलब कि ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर आप कहीं पर कुछ भी सामान खरीदते हैं भारत के अंदर, तो भाई आपको 3 चीज डिक्लेयर करनी पड़ती है। आपका एमआरपी क्या है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और आपकी एक्सपायरी डेट क्या है। आपको 3 चीज बहुत स्पष्ट तौर पर लिखनी पड़ती है। अगर कोई भी आइटम, आप अगर बिस्किट बेच रहे हैं या उससे बड़ा कोई भी अगर प्रोडक्ट, अगर आप मान लीजिए कुछ भी अगर आप बेच रहे हैं, तो 3 चीज बहुत जरूरी है। एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। वैसे ही
अगर कोई आप संगठन, संस्था, कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी, कुछ भी अगर आप चला रहे हैं तो भाई आपको बताना पड़ता है कि हमारे कितने लोग हैं, कितने खर्चे हैं हमारे, कितनी इनकम है हमारी, कैसे हम काम करते हैं, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, सब कुछ आपको बताना पड़ता है। तो कल को कोई कहे कि भैया मैं तो पटाखे बेचूंगा और पटाखों पर कुछ नहीं लिखूंगा, ना एमआरपी लिखूंगा, ना उनकी एक्सपायरी लिखूंगा, ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग लिखूंगा। बताइए आप, अगर दही का, दूध का पैकेट भी आता है तो उस पर भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपायरी और उसका एमआरपी लिखा हुआ होता है, लेकिन आरएसएस के ऊपर उसका खर्चा, उसकी फंडिंग कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ लिखा हुआ नहीं है। गजब है साहब। इसके साथ ही खड़गे ने यह भी पूछा कि संगठन के पास में कितनी संपत्तियां हैं, उनका खर्च किस प्रकार से होता है, क्या लागू कर कानूनों के तहत टैक्स का भुगतान करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि आरएसएस किस कानूनी आधार पर बिना औपचारिक रजिस्ट्रेशन के इतने बड़े स्तर पर गतिविधियां संचालित कर रहा है। पत्र में सार्वजनिक कार्यक्रमों और पथ संचालन को लेकर के ली जाने वाली प्रशासनिक अनुमति का भी विवरण मांगा गया है। यानी सीधा सवाल, दो टूक जवाब जो है इस पर चाहिए। और सीधा सवाल यह है कि भैया कैसे और किस नियम के आधार पर अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। भाई बताना पड़ता है ना किसी को भी कि भाई मैंने तो ये सोच करके नहीं करवाया, मुझे तो ये लगा। तो क्या लगा आपको, या क्या सोच करके अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ये सवाल जो है पूछ रहे हैं। देखिए बहुत मुश्किल काम है वैसे आरएसएस पर हाथ डालना, क्योंकि आरएसएस आज भाई एक तरीके से यूं मान करके चलिए कि सरकार का ही एक दूसरा रूप है आरएसएस। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तमाम नेता कहते हैं कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नागपुर में रखा हुआ है और नागपुर ही तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा। और बाकी जगह पर यह होता है कि कहीं पर कोई मंत्री बनता है, कैबिनेट मंत्री बनता है, तो उसको मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उसके बाद में उसको जो है वो आप देखते होंगे अपने परिवार के पास में जाता है या मंदिर, गुरुद्वारों, चर्च में जाता है। लेकिन बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि कोई अगर संघ की कृपा से बना है, संघ ने जिनको बनाया है, तो भैया उनको नागपुर में जाकर के मत्था जरूर टेकना पड़ता है। हालांकि आरएसएस को लेकर के ये भी चर्चाएं चलती हैं अनौपचारिक तौर पर कि बहुत सारे आजकल ऐसे पत्रकार हैं जो रेगुलर आरएसएस मुख्यालय में जाकर के मत्था टेकते हैं, तब जाकर के उनकी नौकरियां होती हैं, तब जाकर के उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं, तब जाकर के उनको जो डब्बे मिलते हैं वो थोड़ा बड़ा छोटा, तब जाकर के सिस्टम होता है। तो आरएसएस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। 100 साल जिसने पूरे किए हैं और जिसके भैया देश भर में इतने लोग हैं, तो कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। लेकिन हाँ, आरएसएस को लेकर के सवाल तब खड़े हो जाते हैं कि जैसे अभी पेपर लीक हुआ तो आरएसएस के लोग नहीं दिखाई देते हैं। वैसे मोहन भागवत साहब कहते हैं कि हमारे लोग 3 दिन में आर्मी खड़ा कर देंगे। ये बात उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था एक बार निकल करके। बीच बीच में वो बयान दे देते हैं नरेंद्र मोदी के लिए कि भैया कोई अपने आप को महामानव ना समझे। कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं जो अपने आप को जो है वो ईश्वर मानने लगते हैं, तो बीच बीच में चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरी क्षमता क्या नरेंद्र मोदी तक है या फिर उनसे नीचे नीचे है। तो खैर ये तो राजनीतिक तौर पर बातें हो गई, लेकिन ये है सवाल, और सवाल वाजिब भी है कि क्या आरएसएस इतनी बड़ी संस्था, उसको टैक्स के दायरे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी वो डीजल खरीद रहा है, पेट्रोल खरीद रहा है, वो 100 रुपये से ऊपर हो गया है और उसमें 35-40 रुपये से ज़्यादा, 60 रुपये के करीब अगर आप मान करके चलिए, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स दे रहा है। हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ में, हर चीज़ में, माचिस से लेकर के कितनी भी बड़ी चीज़ आप खरीद ली, हर चीज़ में आप टैक्स देते हैं। तो भैया आरएसएस को क्यों नहीं देना चाहिए, आरएसएस को टैक्स के दायरे में क्यों नहीं आना चाहिए, या आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए, ये सवाल जो उन्होंने पूछा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कांग्रेस आरएसएस पर शिकंजा कस पाएगी, या आरएसएस को वाकई अपने आप से ही जवाब देना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।